नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। हम लोग देखिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं इस समय। आप देखेंगे लगातार एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आने वाले हैं। उसके लिए जीएस का जो पार्ट है उसको आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में जीएस का जो पार्ट है, जो जीएस सब्जेक्ट है, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हम जीएस की प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे और आप समझ पाएंगे और आपको चीज़ें याद होंगी, और जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे, और जो आगे पूछे जा सकते हैं वो भी सारे प्रश्न यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रश्न हम लोग यहाँ पे आंसर के साथ। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा और पेन कॉपी ले लीजिएगा, प्रश्नों को नोट भी करते जाइएगा ताकि आप इसको फिर से रिवाइज़ कर सकें और इसके बाद आप एग्ज़ाम्स में आपके हेल्पफुल हो। आइए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं साथियों। एक प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो आपको पता है, ये एक जब सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ऑप्शन में आपके दिया गया है रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो साथियों मोहनजोदड़ो जो शब्द है ना, ये है एक सिंधी शब्द है और इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका सिंधी भाषा में अर्थ जो है दिया जाता है। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, राखलदास बनर्जी जी के द्वारा क्या किया गया था? राखलदास बनर्जी। आप नोट करते जाइएगा इन सब सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का क्या किया था? उन्होंने खोज किया था। इसका स्थानीय नाम जो है वो मृतकों का टीला है। अगला अगर हम प्रश्न देखें, यहाँ पे साथियों आपको इतिहास के प्रश्न पहले मिलेंगे। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? देखिए गौतम बुद्ध के जीवन में जो भी चीज़ें हुई हैं वो किसी न किसी चीज़ के द्वारा अंकित किए जाते हैं। जैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो वो किस लिए, उन्होंने घर छोड़ा वो किस चीज़ से इंगित किया जाता है। उसी तरह से आपको प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ में। रुम्मनदेई एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ साथियों, आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सम्राट अशोक जब उनका राज्याभिषेक हो गया तो उसके 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो गए लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है, उस गांव में गए और वहाँ पे उन्होंने एक पत्थर की दीवार बनवाई और एक शिला स्तंभ वहाँ पर खड़ा किया, शिला स्तंभ। और क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए आपको बता दूं लुम्बिनी ग्राम का जो भूमिकर था दोस्तों, उसको घटाकर 1/8 कर दिया था अशोक ने। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी में है और वहाँ पे अशोक के द्वारा स्थापित किए गए रुम्मनदेई के स्तंभ से यह पता चलता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म है और इसे गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया जाता है अशोक के रुम्मनदेई स्तंभ से। ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे आप साथियों, ये प्रश्न आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के प्रशासनिक नीति में, यानी जो वो शासन करता था, जो प्रशासन करता था जनता पर, उसमें भारी परिवर्तन एक समय के बाद आ गया था। वह समय कौन सी है, वह घटना कौन सी है जिसके बाद अशोक के मन में एक हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपने प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किया? तो तीसरी बौद्ध परिषद से, यानी तीसरी बौद्ध संगीति से, या कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म को अपनाने से, मिशनरी को सिलोन भेजने से। तो साथियों जब अशोक शासन कर रहा था तो उस समय उसे बहुत सारे युद्ध तो लड़ने पड़े, लेकिन कलिंग का जो युद्ध था, इस युद्ध के बाद उसके प्रशासनिक नीति में भारी अंतर हुआ और वहाँ से उसने भेरी घोष को त्याग कर, भेरी घोष की नीति को त्याग कर उसने दोस्तों धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष की नीति अपनाई, यानी अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आपको दिखेगा कलिंग युद्ध के बाद। तो
तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें, ये सब सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। आपको रोज़ एक ऐसे प्रश्नों का एक जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो सके। अगला भी अगर हम लोग प्रश्न देखें नेक्स्ट, यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर जियोग्राफी से हमने दिया है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट के नाम से ये पर्वत चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की एक चोटी है, उसको कह रहे हैं नेपाल में एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वह नाम क्या है? तो आपने अगर देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, मैं आपको बता दूं, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसको एक विशेष नाम दिया गया है, वो नाम है सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, सागर माथा। तो सीधा सा एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है और लोकप्रिय नाम क्या है? सागर माथा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में, एक खास प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किए? तो साथियों आप तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर देखेंगे, जब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें सन 1961 से 65 के बीच 61 से 65 के बीच ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इस दौरान आप देखेंगे कृषि के ग्रोथ रेट में बहुत गिरावट आई और यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो 1% दर्ज किया गया, 1% दर्ज किया गया साथियों यहाँ पे कृषि का जो ग्रोथ रेट है। तो इसमें प्रश्न पूछा किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय में कृषि जो है वो ऋणात्मक विकास जो है प्रदर्शित करता है। अगला एक और प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं? इसको भारत सरकार का भी बैंक कहते हैं, बैंकों का भी बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक, ये प्रश्न पूछा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया 1920, 1930, 1935 और 1940 कब हुआ था इसकी स्थापना? मेरे साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1934 में एक्ट आया था, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और ख़ास बात एक यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसका मुख्यालय जो था वो कलकत्ता को बनाया गया, क्योंकि कलकत्ता में ही अंग्रेज़ों का शासन पूर्ण रूप से वहाँ पे उनका केंद्र था। तो कलकत्ता में रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय वो बनाया गया। लेकिन 1937 में मेरे साथियों 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसका मुख्यालय बना दिया गया मुंबई। और आज भी जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वो मुंबई में ही है। उस समय के बॉम्बे में कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके RBI का मुख्यालय बना दिया गया। 1935 में इसका स्थापना किया गया था। एक प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड, क्या इसका संबंध बाढ़ को रोकने से है या फिर दुग्ध उत्पादन से या फिर असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष या कर चोरी के खिलाफ छापा? यहाँ पे देख सकते हो आप साथियों बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, उसमें एक क्रांति थी श्वेत क्रांति। और इसी श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, इसी श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया और इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई। और 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
साथियों मेरे एक प्रश्न पूछा गया कि भारत का प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था, तो वो है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का भारत में सर्वप्रथम विकास किया गया था और भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और यहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण कुटीर स्तर पर बहुत किया जाता था। तो यहाँ पे भारत में जो प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो कुटीर उद्योग है। अगला देखते हैं कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, भारत के संविधान के ऊपर किस संविधान का असर या किसका सबसे ज़्यादा असर माना जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटिश संविधान का या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ भारत के संविधान से संबंधित, उसके निर्माण से संबंधित, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। बस कल हो सकता है ये वीडियो अपलोड कर दिया जाए और आपको वो वीडियो मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव है साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, आप संविधान को उठा के जब देखेंगे और इस अधिनियम 1935 को देखेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि सबसे अधिक भारत के संविधान पर अगर असर हुआ है तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। उसमें से बहुत सारे अनुच्छेद सीधे के सीधे भारत के संविधान में वर्णित कर दिए गए हैं या फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वर्णित किए गए हैं। अधिकतम जो प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं और सोवियत संघ रूस से बात करें तो यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात की गई है। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथियों एक खास प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी भारतीय लोकतंत्र क्या है, उसके आदर्श क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों आप जब भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको भारत के संविधान के सार को, उसकी अपेक्षाओं को, उसके उद्देश्य को प्रस्तावना में बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके लक्ष्य को, उसके दर्शन को प्रस्तावना में प्रकट किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत उसके लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न देख लें, अगर संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को साथियों एक संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सीधी सी बात कही गई है, भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आप लोग बिल्कुल इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और नोट करिए ताकि ये प्रश्न जब आए एग्जाम में आप तुरंत जो है इसको तुरंत ही आप इसका आंसर दे सकें। साथियों ये कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर चर्चे में लाया है और आपको रोज़ एक वीडियो मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जीएस की, जीके की, ये जो भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी। और साथियों आपको वीडियो जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित एक वीडियो ज़बरदस्त पढ़ने वाली है और आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप लोग जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, वो लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और उसका बेल आइकन जो है वो प्रेस कर देंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को आप देख सकते हैं। नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप वीडियो को मिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद।